नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और मैं आज फिर लेकर आया हूँ 2024 अनसॉल्व्ड पेपर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए है स्टूडेंट। और मैं जो है स्टूडेंट सेट नंबर 1 से ही चालू किया था। और मैं देख सकते हैं कि आपको मैंने कहाँ तक क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट नंबर जो 1 था रसायन विज्ञान का, सेट नंबर 1 2023 347 ये कोड नंबर है। ठीक है, ये पूरे के पूरे जो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया था, जहाँ स्टार लगा है ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से करवा दिया था। और मैंने क्वेश्चन यहाँ तक भी आपको कराया था। कहाँ तक कराया था मैंने? यहाँ पर 3 का स्टूडेंट घातक मैंने करा दिया था। आज चलेंगे हम स्टार्ट करेंगे 4 का तक। ठीक है, अगर इसी प्रकार स्टूडेंट अनसॉल्व्ड के फ्री वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। हम चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं 4 का से। ठीक है, देखिए प्रिय स्टूडेंट, चौथे का हमारा का क्या कह रहा है? 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम हो। ठीक है, तथा 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोधकता 500 ओम हो, तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और दिया है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता 1.29 साइमन या सीमेंस जिसे बोलते हैं, साइमन सीमेंस दोनों बोलते हैं, तो सीमेंस मीटर इनवर्स है। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट कि हल करेंगे कि आपको कैसे हल करना है। इतना अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल ज़रूर है, मगर आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही समझना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन होता है इसी में आंसर छुपा होता है। मगर आप आराम से ही कीजिएगा, तभी आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, उत्तर डाल करके देखना है कि दिया क्या है। आपको दिया है स्टूडेंट 0.1 मोलर विलयन का प्रतिरोध है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ना, का कितना दिया हुआ है प्रतिरोध है? 100 ओम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? 0.1 मोलर विलयन का प्रतिरोध जो है 100 ओम दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास। इसके बाद देखना इसकी चालकता कितनी है, तो चालकता यहाँ पर स्टूडेंट हमें मिल गई है। कितनी है? 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है। हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे स्टूडेंट कि सेल स्थिरांक क्या होगा इसका। सेल स्थिरांक जो है आप इसकी जगह x मान सकते हैं, सेल स्थिरांक को x से व्यक्त कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है? x बराबर यानी चालकता गुणे प्रतिरोध। क्या होता है स्टूडेंट? चालकता गुणे प्रतिरोध होता है। ये सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ तो आपके यहाँ दिए हुए हैं, मगर आपको निकालना क्या है? सेल स्थिरांक निकालना है। तो सेल स्थिरांक बराबर होता है चालकता गुणे प्रतिरोध है। तो चालकता आपको दी हुई है, ये है हमारी। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। प्रतिरोध हमारे पास 100 ओम है, तो आप 100 को गुणा करा देंगे, तो आपको क्या है? दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दोनों ही जीरो खा जाएंगे। तो सेल स्थिरांक कितना आ जाएगा? 129 मीटर इनवर्स आपका क्या आ जाएगा? सेल स्थिरांक। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं और आगे की तरफ कि हमारे पास और आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि अब निकालना है हमें 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोधकता, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है? 500 ओम आपको दिया हुआ है। आप ऊपर देख भी सकते हैं कि 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोधकता आपको दी है कितनी? 500 ओम दी है। ठीक है ना, और हमें यहाँ चालक अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 0.02 मोल KCl विलयन की चालकता आपको निकालनी है, जिसे हम कैप्पा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्पा। आपको इसी की क्या निकालनी है स्टूडेंट? विलयन की चालकता निकाली, इसी 0.02 की। ठीक है ना, मोल KCl की। तो आप कैप्पा बराबर सूत्र आप लगाएंगे स्टूडेंट, क्या होता है? कैप्पा बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोधकता लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध है। तो क्योंकि यहाँ प्रतिरोधकता दी हुई तो हम प्रतिरोधकता ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रतिरोध तो लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आप सीधे क्या लिखेंगे? प्रतिरोधकता लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको सेल स्थिरांक आप निकाल चुके हैं, कितना आया है? 129। अब प्रतिरोधकता कितनी दी हुई है हमारे पास? 500। तो आप इसका भाग लगाएंगे, तो आपका भाग लगाने पर यहाँ पर क्या आएगा? चालकता कितनी आएगी स्टूडेंट? कैप्पा जिसे कहते हैं 0.258 सीमेंस मीटर
इनवर्स, ये आपका कैप्पा की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम आगे और हल करेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी कैप्पा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना है स्टूडेंट 0.02 मोलर KCl विलयन की मोलर चालकता। ठीक है ना, क्या निकालना है? 0.02 मोलर KCl विलयन की। अब मोलर चालकता हमें निकालना है क्योंकि हमने कैप्पा तो निकाल लिया है, अब हमें मोलर चालकता निकालना है। ठीक है, अगर मोलर चालकता निकालना है स्टूडेंट तो हमारा सूत्र क्या होता है? कैप्पा बटे सी। क्या होता है? कैप्पा बटे सी। सी क्या है स्टूडेंट? सांद्रता है। आप अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही समझिएगा। ठीक है, हम कैप्पा की वैल्यू बड़े ही आसानी से निकाल लिया है। ठीक है, क्योंकि हम सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोधकता लगा करके। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर अब क्या निकालेंगे? मोलर चालकता निकालेंगे। मोलर चालकता निकालना स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं सांद्रता हमारे पास कितनी दी हुई है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं सांद्रता जो हमारे पास है 0.02 मोल लीटर इनवर्स है। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं इतनी हमें सांद्रता दी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? सी बराबर तो 0.02 मोल, ये लीटर इनवर्स को हम बटे में लिख सकते हैं, नहीं जायज़ सी बात है कि हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम जानते हैं स्टूडेंट कि 1 लीटर बराबर होता है 0.001 मीटर क्यूब होता है। आप इसे अच्छी तरह से ही याद रखिएगा क्योंकि इतनी वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि मोलर चालकता बराबर क्या होगा। हमें स्टूडेंट जो कैप्पा की वैल्यू है वो तो हमें निकाल ली है। कैप्पा की वैल्यू कितनी है? 0.258 बटे हमें स्टूडेंट क्या करना है? अब सांद्रता सी की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्या 0.02 मोल है, 0.02 मोल है। अब यह 1 लीटर को हम किस में बदल दिए? इसमें बदल दिया है ना, तो आप 1 लीटर की जगह कितना रखेंगे? इतना ही रखेंगे, तो आप इतना रख देंगे 0.001 मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है? इसके बटे 1 मान करके बाह बाह का गुणा अंतः गुणा करा देंगे, तो आपको कितना आ जाएगा? इतना मिल जाएगा। ठीक है, जब आप स्टूडेंट इन दोनों का गुणा करा करके फिर भाग लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 और 900 आ जाएगा, यानी 12,900 आपका आंसर आ जाएगा। 12900 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपकी क्या आ जाएगी? मोलर चालकता आ जाएगी। यही दो पूछा था आपके क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा था? चालकता और मोलर चालकता। हमने चालकता तो निकाल ली है कैप्पा की वैल्यू, अब यहाँ पर हमने मोलर चालकता भी निकाली स्टूडेंट। यही आपका राइट आंसर है। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपके जो अनसॉल्व में जो आंसर दिया हुआ है वहाँ पर अनसॉल्व का आंसर जो है कुछ अलग है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर अलग है। वैल्यू इसलिए अलग है स्टूडेंट क्योंकि जो हो वहाँ पर हमने क्या किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास है, आप देख सकते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या स्टूडेंट 500 ओम प्रतिरोधकता दिया हुआ है। ठीक, 500 ओम दिया हुआ है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट 520 अगर ओम ले लेते हैं आप प्रतिरोधकता, तो आपका आंसर क्या होगा? मैच करने लगेगा। मगर स्टूडेंट हमें इसी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्वेश्चन के हिसाब से जितनी प्रतिरोधकता दी हुई है हम उतनी ही लेकर चलेंगे हम। ठीक है ना, हम यहाँ 520 नहीं ले सकते, मगर मैं आपको बताए दे रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आपको आंसर मैच कराना ही है कि हमारा आंसर मैच ही करने लगे तो आप 520 ओम यहाँ ले सकते हैं और आपका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है ना, आप अच्छी तरह से आप हल भी कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से स्टूडेंट अगर आप 500 ओम लेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12900 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए प्रिय स्टूडेंट, हम चालू करते हैं चौथे का। हमारा गा क्या कर रहा है? चौथे खा स्टूडेंट हट गए हैं, उसमें स्टार लगा है, आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। आपको चालू कहाँ से करना है? चौथे का गा। आपको चौथे गा क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हमारे पास पहला क्या था? प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना के बारे में टिप्पणी लिखना था। फिर इसके बाद हम पेप्टाइड बंध के बारे में, फिर इसके बाद मोनोसैकेराइड्स के बारे में लिखना था। हम एक एक करके ही लिखेंगे। तो आप सबसे पहले समझेंगे प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना क्या है। ठीक है, तो आपको उत्तर डाल लेना है स्टूडेंट। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। किसमें? जो प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना है, जो प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना, इसमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, इसमें
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बनते हैं। किनके बीच में? जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन? जो प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना है वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है हमारे पास अल्फा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स संरचना है, और दूसरी है हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट संरचना। यही 2 हमारे पास संरचना होती है प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना। आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट? इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? द्वितीयक संरचना में। आप इस अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। क्या पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं वो उनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आप ये भी अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं जो श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने तो श्रृंखलाएं क्या होगी? जुड़ी नहीं सब हो सकती। ठीक है ना, तो इनके बीच में आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनते हैं। और क्या मैंने बताया, ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरा है हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट संरचना। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बंध के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास पेप्टाइड बंध है। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमें पेप्टाइड बंध के बारे में पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, पेप्टाइड बंध में सबसे पहले आप देख सकते हैं, समझना है कैसे पेप्टाइड बंध होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको उत्तर डाल लेना है। आपको लिखना है स्टूडेंट, प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो प्रोटीनें होती हैं स्टूडेंट, जो प्रोटीनें होती हैं वो किन से मिलकर बनी होती हैं? अमीनो अम्ल से ही मिलकर बनी होती हैं। कई सारी अमीनो अम्ल जब मिल जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो वही लिखा है स्टूडेंट कि प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल के क्या होते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। कौन? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन किन से मिलकर बनी होती है? अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीनों की इकाइयाँ क्या होती है, यानी मतलब ये भी पूछ सकते हैं प्रोटीन किन से मिलकर बनी होती हैं। तो आप बताएंगे अमीनो अम्ल से। किन से मिलकर बनी होती हैं? अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन। आपको क्या करना है, बहुलक होते हैं यहाँ पर हमने समझ लिया है। जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें एक अमीनो अम्ल का COOH क्रियात्मक समूह, जिसमें अमीनो अम्ल का एक अमीनो अम्ल का COOH क्रियात्मक समूह, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। दूसरे अमीनो अम्ल के, ये जो दूसरा अमीनो अम्ल लेंगे, दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 क्रियात्मक समूह से, यानी एमीन है, ये कैसा है? एमीन है। ठीक है, से संयोग करके क्या बनाता है? बॉन्ड CO बॉन्ड NH बॉन्ड बंध बनाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब बनाता है, बंध बनाता है, इसी बंध को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसी बंध को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास है, जैसे है NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये किसका सूत्र है? किस अमीनो अम्ल का? ग्लाइसिन का। किसका स्टूडेंट? ग्लाइसिन। प्लस में क्या करना है? NH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यानी नहीं सॉरी, CH सिंगल बॉन्ड COOH, और क्या है? CH3। ये किसका? एलेनिन का है। किसका स्टूडेंट? एलेनिन। यहाँ से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, यानी यहाँ से OH लेकर के और यहाँ से एक H+ पानी आपको निकाल देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो आपस में जब जोड़ेंगे तो कैसी संरचना आपको दिखाई देगी? NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CO बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है NH, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया एक हाइड्रोजन निकल गया है और यहाँ से OH निकल गया है। जब दोनों आपस में संयोग होंगे तो ठीक है, तो क्या निकल गया? पानी हमारे पास निकल गया। तो ऐसी ही संरचना तो बनेगी। और CH, और यहाँ हमारे पास क्या? CH3COOH है। तो इन दोनों के मध्य में बना है कि नहीं बना है? तो इन्हीं दोनों के मध्य कैसा बंध बना है? पेप्टाइड बंध बना है। ठीक है, जब 2 अमीनो अम्ल हो या 3 अमीनो अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो क्या, कौन सा बंध बनता है? पेप्टाइड बंध बनता
बनता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से यही लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है, तीसरा नंबर है कि मोनोसैकेराइड्स क्या है, क्योंकि हमें 3 में टिप्पणी लिखना, 3 चीज़ों की, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, तो आपको उत्तर डाल करके लिखना है स्टूडेंट कि वे कार्बोहाइड्रेट जो आगे सरलतम अणुओं में जल अपघटित नहीं किए जा सकते, यानी कि मतलब इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता जल अपघटन के द्वारा, ठीक है। इन्हें ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हम और नहीं तोड़ सकते हैं जल अपघटन के द्वारा, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि वे कार्बोहाइड्रेट जो आगे सरलतम, ठीक है, सरलतम अणुओं में जल अपघटित नहीं किए जा सकते, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास है ग्लूकोस, जैसे हमारे पास क्या है ग्लूकोस है, और फ्रक्टोस ये भी होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, आदि। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि ये हमारे पास ग्लूकोस एक प्रकार की शर्करा भी तो है, और हमारे पास ये एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट भी है। तो हम एक परिभाषा यह भी तो लिख सकते हैं कि वे शर्कराएं, ये क्योंकि ये शर्करा है ना, कि वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड शर्कराएं कहते हैं या मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। आप एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं और एक परिभाषा ये भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो मैंने दूसरी परिभाषा आपको बता दिया है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्लूकोस एक प्रकार की शर्करा होती है कि नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर वही तो लिखा है, अणुओं में जल अपघटित नहीं किए जा सकते, यानी कि मतलब उन्हें जल के द्वारा और नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। वही हमारे क्या है, मोनोसैकेराइड हैं। इसके बाद हम चलेंगे प्रिय स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट हमारे पास है चौथे का घ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का कारण बताइए। नंबर 1 है हमारे पास एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, और दूसरा हमारे पास है एथिलेमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। तो हम एक एक करके हम आंसर ही इसका जानेंगे, ठीक है। कि एनिलीन है जो हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, क्यों नहीं प्रदर्शित करती है, क्यों फिनाल प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत ही पूछते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना है प्रिय स्टूडेंट, उत्तर डाल करके आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जब एनिलीन क्रिया करने जाता है, जब एनिलीन क्रिया करने जाता है तब AlCl3 एनिलीन के साथ संकुल बना लेता है, यानी संकुल बना देता है या बना लेता है। इसीलिए क्रिया आगे नहीं होती है, इसीलिए क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि संकुल बन जाता है। अब मैं आपको बताऊं कैसे संकुल बनता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास ये क्या है, एनिलीन है। ये किसका फॉर्मूला है, एनिलीन का है। क्योंकि हमें यही देखना है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया ये क्यों नहीं दर्शाती, क्यों नहीं प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एनिलीन है। प्लस में आपको क्या करना है, AlCl3 और प्लस CH3Cl। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्केनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, क्योंकि 2 प्रकार की होती हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्केनीकरण। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्केनीकरण है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, CH3Cl। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3COCl तो वो हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, वो हो जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। मगर मैं आपको एग्जाम्पल की तरह से एक ही से समझाए दे रहा हूँ, ठीक है। बात एक ही है, आप वो भी ले सकते हैं, CH3COCl भी ले सकते हैं, जिसे हम एसिटिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। हमें यहाँ देखना है स्टूडेंट क्यों नहीं करती हैं, ठीक है ना, यही हमें देखना है क्यों प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो ये हमारे पास एनिलीन है, ये क्या है, प्लस में AlCl3
प्लस में CH3Cl है हमारे पास। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है इसके पास क्या होते हैं स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब स्टूडेंट एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक लोन पेयर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पर आप क्या कहते हैं, 2 लोन पेयर हैं इसके पास है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 लोन पेयर कहते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, वही क्या होगा हमारा एक लोन पेयर। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक लोन पेयर है कि नहीं है। ये क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ क्रिया करेंगे, जो AlCl3 है, क्योंकि इसे इसके पास लोन पेयर है। अभी ये बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, अभी एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास एनिल, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसकी तरफ भागेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी तरफ जाएंगे तो ये बना लेगा हमारे पास AlCl3, क्योंकि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं इसके पास, एल्युमिनियम के पास, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसके पास कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये अगर लोन पेयर ना होते हैं तो यहाँ पर क्रिया कर लेता है, मगर यहाँ पर लोन पेयर है इसीलिए क्रिया नहीं करता, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देख सकते हैं तो क्या बना लिया है, यहाँ पर एक संकुल बना लिया है, बड़ा सा एक कंपाउंड बना लिया है जिसे हम संकुल कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, संकुल बन गया है। अब आगे क्रिया नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक संकुल बन चुका है, ये एक बड़ा सा कंपाउंड बन चुका है, इसीलिए आगे अब क्रिया नहीं होगी। क्योंकि आप सोचें कि फिर से हम CH3Cl को भिड़ा दें तो अब आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि एनिलीन जब क्रिया करने जाता है तब AlCl3 एनिलीन के साथ क्या बना लेता है, संकुल बना देता है, इसीलिए क्रिया नहीं होती है। आप क्यों कैसे जान पाएँ, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट, जो AlCl3 है इससे पहले करेगा क्रिया, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इससे पहले क्रिया कर लेगा तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, और इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने त्याग दिया है तो यहाँ पर प्लस तो आएगा ही, इसने ले लिया है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, चौथे घा का हमारा दूसरा कह रहा था कि एथिलेमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, ऐसा क्यों, हम देखते हैं स्टूडेंट। आपको उत्तर डाल करके सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले मैं आपको लिखना बता दूं, इसके बाद आपको क्या बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह शॉर्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको डिटेल से जानना है, क्या करना है, एथिलेमीन जल के साथ अंतरा आणविक H का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या करता है स्टूडेंट, जो एथिलेमीन होता है हमारे पास वो पानी के साथ यानी जल के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये जल में क्या है, विलेय है। अगर स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता तो क्या वो जल में विलेय होता, नहीं जल में विलेय होता। क्यों विलेय है जल में एथिलेमीन, क्योंकि यह अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जल के साथ एथिलेमीन तो क्या होगा, वो विलेय होगा। जबकि क्या स्टूडेंट, जबकि एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए एनिलीन जल में क्या है, अविलेय है, यानी मतलब विलेय नहीं है। एनिलीन क्या है, विलेय नहीं है, इसीलिए क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बना पाता जल के साथ। यहाँ पर आप उदाहरण में देख भी सकते हैं, मैंने आपको समझा रखा है। ये हमारे पास क्या एथिलेमीन है, यानी C2H5NH2, ये क्या है, एथिलेमीन है। ये हमारे पास क्या है, पानी है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ये हमारे पास हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर भी आगे हो सकता है, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजन है, अब ये फिर इसके बाद नाइट्रोजन के साथ बनाएगा बॉन्ड, और फिर यहाँ पर आप ऐसे ही जल ओकर करके फिर आप बॉन्ड ओकर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बॉन्ड बन रहा है ना एक दूसरे की तरफ, देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़े हैं,
हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों ही आपस में जुड़े हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही आपस में जुड़े हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कि जो एथिलेमीन है स्टूडेंट, वो जल के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो बना ही हुआ है, हाइड्रोजन ही तो बनाया है। तो हाइड्रोजन अगर बनाया है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्या ऑक्सीजन, देखिए ये हमारे पास कैसा बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। जबकि आप देख सकते हैं जो हमारे पास एनिलीन है वो H2O के साथ लंबी श्रृंखला नहीं बनाता है। लंबी श्रृंखला का मतलब जो ऐसी जो श्रृंखलाएं दिख रही हैं, एनिलीन नहीं बना पाता है, इसीलिए क्या ये जल में अविलेय है, ठीक है ना। आपको शॉर्ट में क्या लिख देना है आपको, अगर आपको शॉर्ट में भी लिखना है तो आप शॉर्ट में क्या लिखेंगे कि एथिलेमीन जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधी सी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। अगर आप भूल भी जाएं तो आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर कह दे कि एथिलेमीन जल में विलेय है, अगर विलेय है तो जरूर स्टूडेंट वो कब किस लिए विलेय हो, कब विलेय होगा, जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसीलिए क्या होगा, वो जल में विलेय होगा। कौन, एथिलेमीन। जो स्टूडेंट अगर कह रहा है कि एनिलीन नहीं जबकि बना पाता, क्यों नहीं विलेय है, एनिलीन क्यों नहीं विलेय है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बना पाता जल के साथ, इसीलिए एनिलीन क्या है, वो विलेय नहीं है। आपको यहीं से देख करके लिख देना है, क्योंकि यही आपका उत्तर ही छुपा हुआ है इसी प्रश्न में। कह रहा है ना कि एथिलीन जल में विलेय है, भाई जायज सी बात है, कब विलेय होगा, जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जल के साथ है। अगर स्टूडेंट जबकि एनिलीन है वो विलेय नहीं होगा। अब विलेय क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। और यही पूरा का पूरा स्टूडेंट आपका आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, पांचवें का हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोल इनवर्स है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा। हमसे तीन चीज पूछा हुआ है स्टूडेंट, एक तो हमारे पास न्यूमेरिकल है, दूसरा हमारे पास परासरण और परासरण दाब, यानी कि मतलब क्वेश्चन है 4 नंबर का, मगर हमें इतना ज़्यादा पूछा हुआ है। हम एक एक करके करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम जानेंगे परासरण क्या है स्टूडेंट, फिर इसके बाद हम जानेंगे परासरण दाब क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है प्रिय स्टूडेंट, परासरण की परासरण क्या होता है। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है कि एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में, जब इस तनु विलयन क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, जिस विलायक में विलेय की मात्रा कम हो अब विलायक की मात्रा ज्यादा हो बहुत, तो वो कैसा विलयन बनेगा, तनु। और सांद्र विलयन कब बनेगा स्टूडेंट, जब विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा हो विलायक की मात्रा कम हो, तो वो गाढ़ा बनेगा, यानी वो सांद्र विलयन बनेगा। तो वही लिखा है, एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह, स्वतः का मतलब स्वयं से, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। जो विलायक के अणु हैं वही तो जाएंगे अर्धपारगम झिल्ली से, पार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्योंकि आपको पता है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ही जाएगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर ही जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जाएगा। कौन, विलायक के अणु। अगर विलायक के अणु स्वतः जा रहे हैं तो उसे कहेंगे आप परासरण, अगर दाब के द्वारा जा रहे हैं तो आप उसे कहेंगे परासरण दाब, यानी कि मतलब अगर उसमें कोई दाब लग रहा है तो आप कहेंगे परासरण दाब है। मगर यहाँ पर सिर्फ सिंपल है परासरण। अगर विलायक के अणु खुद से जा रहे हैं स्वयं से अपने आप, तो उसे कहेंगे परासरण है, ठीक है ना। कब, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। आपको पता है अगर तनु विलयन है तो सांद्र विलयन की ओर तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सांद्र विलयन से थोड़ा ना तनु विलयन की तरफ जाएगा, कि वही लिखा है कि एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता। आपने अर्धपारगम झिल्लियां देखी भी होगी, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, परासरण दाब लिखना है कि परासरण दाब क्या है। तो उत्तर आप में डाल करके आपको लिखना है उत्तर में कि अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली लगी ही होती है,
अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासर दाब कहलाता है। क्योंकि स्टूडेंट हमें विलायक के अणु निकालना है अगर, तो हमें कुछ तो दाब लगाना ही पड़ेगा। तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा? अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलयन पर लगाया गया, जो विलयन है उसमें जो विलयन बना है, विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब, कम से कम दाब जो लगाया गया है उसे क्या कहेंगे? परासर दाब कहते हैं। ठीक है, यानी परासर दाब कहलाता है। क्या लिखना है? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब, न्यूनता का मतलब कम से कम, न्यूनतम दाब परासर दाब कहलाता है। हमने दोनों ही बातें जान ली है कि परासर क्या है, परासरण दाब क्या है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दिया है हमारे पास V बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारे पास V क्या है? आयतन, वॉल्यूम दिया है आपके, आप देख सकते हैं वहाँ पर क्वेश्चन में। V बराबर कितना? 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम बदलेंगे अगर लीटर में तो 0.2 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 1000 का जब आप भाग लगाएंगे तो इतना ही तो आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और क्या दिया हुआ है? W बराबर दिया हुआ है हमारे पास 1.26 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम हमारे पास W का मान दिया हुआ है। इसके बाद और आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? M बराबर यानी कि मतलब द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान हमारे पास मास दिया हुआ है 61.022 ग्राम मोल इनवर्स। और हमारे पास 300 केल्विन यानी मतलब ताप कितना है? 300 केल्विन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? आपको सूत्र ही लगाना है। परासर दाब जिसे हम पाई से व्यक्त करते हैं या आप पी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना? NRT/V होता है सूत्र। क्या होता है? परासर दाब बराबर NRT/V। हम जानते हैं कि N बराबर क्या होता है स्टूडेंट? कि N बराबर होता है W/M। ठीक है ना, क्या होता है? W/M होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास W/M हमने यहाँ पर रख दिया है और इंटू RT/ हमारे पास क्या है? V आयतन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई बराबर W का मान हमारे पास दिया हुआ है 1.26 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास हम रख देते 1.26 गुणे R जिसे हम कहते हैं नियतांक या स्थिरांक। कितना होता है इसका? वैल्यू इसकी होती है स्टूडेंट 0.0821। इसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है 300/M का मान, मास हमारे पास दिया है 61.022। ठीक है, V वॉल्यूम दिया है आपके पास 0.2। और आपको स्टूडेंट क्या करना है? इसमें इसका गुणा करा कर, इसमें गुणा करा करके टोटल भाग लगा देना है। आपका जो आंसर आ जाएगा परासर दाब 2.54 ATM। ठीक है, ये आपका जो आंसर है स्टूडेंट, आपका आंसर उसमें हमारा जो आंसर है उसमें क्या है? अनसॉल्व्ड के आंसर से मैच नहीं करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर दूसरी विधि से हमने हल किया है। ठीक है, जब आप अपने दूसरी विधि से हल करेंगे तो आपका आंसर मैच करेगा, शायद आंसर गलत भी हो सकता है। इसीलिए क्या स्टूडेंट, जैसा जैसा दिया है वैसे वैसे हमने यहाँ पर हल भी कर दिया है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आयतन दिया हुआ था तो हमने आयतन ऐसे करके लिख लिया है। जो दिया है तो साफ हमने लिख लिया है। हमने इसमें लीटर में बदल दिया इसे, तो हमारा इतना ही तो आएगा। वेट हमारे पास दिया है 1.26 ग्राम हमारे पास है, और मोलर द्रव्यमान दिया हो, टेम्परेचर दिया हुआ है। हमें बस सूत्र में रख देना है। आप गुणा करा करके इसका गुणा करा करके भाग लगा देना है। टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा? पाई बराबर 254 ATM। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। यही आपका क्या स्टूडेंट आंसर है। तो इसके बाद हम मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।